Hello, dear aspirant. You are watching my video, and I teaching you target UPPCS and UPSC, IAS, NET, नेट JRF। ये हिस्ट्री की क्लास है आप लोगों को। ये इसका टारगेट जो है यूपीपीसीएस और यूपीएससी, आईएएस और नेट JRF के लिए है, और बाकी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप लोग फॉलो इसे कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, एसएससी, एनडीए, बैंक, यूपी पुलिस, एटीसी टू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए देखते हैं, कल हमने आप लोगों को बताया था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और जिनमें से हम बहुत सारे डिटेल्स आप लोगों को बताया था, उनमें उसी के आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम। सबसे पहले ये आपकी तीसरी क्लास है और स्मारक और भवन। तो आज आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं स्मारक और भवन। चलिए देखते हैं, जो प्राचीन कालीन सभ्यता थी, इस प्राचीन कालीन सभ्यता में ये जो भवन निर्माण की कला है, चित्रकला है, शैलियां हैं इत्यादि, किस प्रकार से भारत देश में प्रभावी रही। चलिए आइए जानते हैं इनके बारे में। तो स्मारक और भवन, देखिए ये जो स्मारक और भवन थे, ये आध्यात्मिकता तथा धर्म की निष्ठा, आध्यात्मिकता तथा धर्म की निष्ठा का ज्ञान कराते थे। यहाँ भारत देश वैसे ही प्राचीन काल से ही अध्यात्म में विश्वास करता रहा है, और धर्म की निष्ठा, धर्म में उनकी बहुत बड़ी निष्ठा रही है। तो चलिए देखते हैं, ये जो हड़प्पा कालीन सभ्यता आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुना होगा हड़प्पा कालीन सभ्यता। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो हुई थी, वो 5500 पुरानी सिंधु सभ्यता का पता चला। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई का जो पता चलता है, ये जो सभ्यता है, ये 5500 वर्ष पुरानी है, 5500 वर्ष पुरानी है, और ये अर्थात 5500 साल पुरानी है। ये सिंधु सभ्यता का ही पता लगाती है। चलिए आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो कार्यकाल माना जाता है, वो 8000 साल पुराना माना जाता है। देखिए 8000 साल पुराना है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है, वो 8000 साल पुराना माना जाता है। अब देखते हैं कि अतरंजी खेड़ा, ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अतरंजी खेड़ा जो है उत्तर प्रदेश में ही, इसमें लोहे के प्रमाण मिले हैं। जो सबसे पहले जो खुदाई हुई थी अतरंजी खेड़ा से, तो इसमें लोहे के प्रमाण मिले थे, और ये जो काल माना जाता है, ये 1000 ईसा पूर्व पुरानी बात है। 1000 ईसा पूर्व माना जाता है अतरंजी खेड़ा जो उत्तर प्रदेश में, जहां से लोहे की खुदाई करने से जो लोहे के प्रमाण मिले थे, ये सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश में ही अतरंजी खेड़ा से मिले थे, और ये इसका जो काल माना जाता है, वो 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। आगे देखते हैं, वास्तुकला, मंदिरों व महलों की 3 प्रकार की शैलियां हैं। ये देखिए 3 प्रकार की शैलियां हैं, 3 प्रकार की शैलियां। हमारे भारत देश में जो मंदिरों की जो शैलियां हैं, जो वास्तुकला है हमारे भारत देश के मंदिरों और महलों की, वो 3 प्रकार की है। एक आपकी हो गई नागर शैली, एक हो गई बेसर शैली, और एक हो गई द्रविड़ शैली। ये 3 शैलियों से निर्मित हमारे भारत देश के मंदिर देखने को मिलते हैं। चलिए आइए देखते हैं इन्हीं के बारे में। ये उत्तर भारत में जो मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, वो नागर शैली में देखने को मिलेंगे। उत्तर भारत में, अर्थात हम लोग भी उत्तर भारत में ही रहते हैं। उत्तर भारत के जो मंदिर देखने को मिलेंगे, ये नागर शैली में देखने को मिलेंगे, और जो मध्य भारत के मंदिर मिलेंगे, वो आपके बेसर शैली में देखने को मिलेंगे। ये मध्य भारत के जो मंदिर हैं, वो बेसर शैली में हैं, और जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं, वो आपकी मंदिर द्रविड़ शैली में देखने को मिलेंगे। किसमें, द्रविड़ शैली में। चलिए आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में तंजौर, जो दक्षिण भारत आपका दक्षिण है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक इत्यादि, केरल, ये सब आपका दक्षिण भारत के राज्य हैं। यहाँ पर तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि ये बना है द्रविड़ शैली में। जो दक्षिण भारत में आपका तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है, ये बना हुआ है द्रविड़ शैली में। हमारे उत्तर भारत में देखते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित है एक कंदरिया महादेव का मंदिर। देखिए जो खजुराहो है, ये चंदेल राजाओं
चंदेल राजाओं में से जो चंदेल राजाओं का चंदेल राजाओं ने आठवीं आठवीं सदी से लेकर आठवीं नौवीं सदी के मध्य में ये खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। उनमें से ये उत्तर भारत में ही आता है। उत्तर भारत में ही कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये खजुराहो में आता है। ये जो मंदिर निर्मित है ये नागर शैली में निर्मित है। किस शैली में? नागर शैली में। अन्य गुप्त कालीन मंदिर भी देख लेते हैं, जैसे कि हमारा देवगढ़। देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये गुप्त कालीन मंदिर है। देवगढ़ ये झांसी में पड़ता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि झांसी में स्थित है, ये गुप्त कालीन मंदिर है। भीतरगांव का भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। भीतरगांव का मंदिर जो कि कानपुर में स्थित है, कानपुर नगर में, ये भी आपका गुप्त कालीन मंदिर ही है। अजंता की गुफाओं के चित्र, अब देखते हैं कि अजंता की गुफाओं के चित्र। अजंता ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही पड़ता है। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, इसमें भी बौद्ध और जैन और हिंदू धर्म की बहुत सारी कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। चलिए देखते हैं अजंता की गुफाओं की जो चित्र हैं, इसमें सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति, जो बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध हैं उनकी एक ताम्र मूर्ति अर्थात तांबे की बनी हुई मूर्ति मिली है, जो कि हिंदू कला, जो हिंदू धर्म की जो हिंदू कला है उसी में ये प्रसिद्ध है। ताम्र मूर्ति कहाँ से मिली? अजंता की गुफाओं के चित्रों में से एक सुल्तानगंज से प्राप्त भगवान गौतम बुद्ध अर्थात बुद्ध की ताम्र मूर्ति, जो कि हिंदू कला की प्रसिद्ध मूर्ति है, ये अजंता की गुफाओं में ही रखी हुई है। चलिए देखते हैं हिंदू साहित्य। अब हिंदू साहित्य में आपका जावा का बोरोबुदुर स्तूप, एक जावा द्वीप पड़ता है, एक जावा द्वीप में ही ये स्थित है बोरोबुदुर स्तूप। ये स्तूप वगैरह तो बौद्ध प्रतिमाओं के लिए ही माने जाते हैं। स्तूप वगैरह तो भगवान गौतम बुद्ध के ही शासन और उनके धार्मिक भावनाओं की समस्त जानकारियां इन्हीं के माध्यम से मिलती हैं। चलिए देखते हैं महायान। जो महायान है ये भी एक जो बौद्ध धर्म था आपका दो भागों में विभाजित था, एक हीनयान और एक महायान। तो बौद्ध धर्म की ही कुछ बातें महायान में मिलती हैं, जैसे कि बौद्ध स्तूप। जो महायान में जो बांटा गया था, इसमें बौद्ध स्तूप बनाए गए हैं। जैसे अशोक ने एक सांची का स्तूप बनाया है, मध्य प्रदेश में स्थित है सांची में बौद्ध स्तूप। और जैसे कि देखने को मिलता है हिंदुओं का, हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर, जो सबसे बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी माना जाता है, जो कि कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर है। अब चलिए देखिए, आप लोगों ने ये जो स्मारक, भारत देश के जो स्मारक और ये आपकी भवनों के निर्माणों की जो कलाकृतियां हैं, ये नागर शैली, बेसर शैली और ये आपकी द्रवण शैली, इनकी समस्त जानकारी आप लोगों को हमने दे दी है। चलिए आगे जानते हैं। आगे आपकी चित्रकला। देखिए चित्रकला हमारे भारत देश में बहुत अधिक प्रसिद्ध रही है और चित्रकला के क्षेत्र में बहुत सारी कलाकृतियां, जैसे मंदिरों का निर्माण, बहुत सारी मतलब कलाकृतियों की स्थितियां देखने को मिलती हैं। चलिए आइए जानिए अजंता के चित्रों में। जैसे कि अजंता की गुफाएं, अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही हैं। तो अजंता की गुफाओं में ही बहुत सारे चित्र देखने को मिलते हैं। जो मंदिर बनाए गए हैं पत्थरों को काटकर, उसी के अंदर चित्रित बहुत सारी मूर्तियां हैं और बाकी पत्थरों से ही निर्मित बाकी की चित्रकारी भी देखने को मिलती है। तो अजंता के चित्रों में जैसे कि कुछ चित्र बने हुए हैं, माता और शिशु के चित्र बने हुए हैं, तथा ये किस स्थिति में है? मरणासन राजकुमारी की, मतलब ये जो दिखाया गया है, ये जो राजकुमारी है ये मरणासन स्थिति में है और माता और शिशु दोनों का ही चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। चित्रों में गुप्त काल की, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो मंदिर वगैरह बने थे ये गुप्त शासकों के माध्यम से ही बनवाए गए होंगे और ये गुप्त काल की कलाकृति है। इसमें ये जो अजंता की गुफाओं में जो कलाकृतियां देखने को मिलती हैं, ये आपके गुप्त शासकों की काल की ही देखने को मिलती हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि, ये बोधिसत्व भी गौतम बुद्ध से संबंधित है, जो उनकी पूर्व अर्थात अगले जन्म की कथाओं का विवरण कराता है। ये बोधिसत्व भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो है अजंता की गुफाओं में ही स्थित है। ये बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र है, ये अजंता की गुफाएं जो बनी हुई है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, वहीं
स्थित है। तो आप लोगों ने देखा अभी स्मारक और भवन, अभी बाद में आपने देखा चित्रकला। जो हमारे भारत देश की चित्रकला है उसका विवरण हमने आपको बताया। अब आइए चलते हैं जो हमारे भारत देश में मुद्रा, मुद्रा जो धन से संबंधित है और मुद्राओं का प्रचलन किस प्रकार से हुआ, सोने के सिक्के कैसे चले और चांदी के सिक्के कैसे चले, शीशे के सिक्के कैसे चले, कांसे के सिक्के कैसे चले और इन मुद्राओं का प्रचलन हमारे भारत देश में किस प्रकार से हुआ, आइए चलते हैं आगे हम देखते हैं। ये देखिए सिक्के, आप देख रहे हैं कि ये सिक्के, जो सिक्कों का प्रचलन हमारे भारत देश के कुछ राजाओं ने किया। जैसे कि अब इसका कार्यकाल बताया गया, जो सिक्कों का मतलब सिक्के जो प्रचलित हुए 206 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के मध्य ही ये प्रचलित हुए। अर्थात 206 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के मध्य में ही इनका प्रचलन हुआ। अब इसमें देखते हैं कि इनका ज्ञान जो था, मतलब इन सिक्कों का ज्ञान मुद्राओं की सहायता से ही होता था, मुद्राओं की सहायता से होता था। सिक्कों का निर्माण तो किया गया, ये मतलब कम, किसी मुद्रा का मूल्य कम है, किसी मुद्रा का मूल्य ज़्यादा है। जैसे वर्तमान की स्थिति में देखते हैं, कोई 1000 का नोट है तो कोई 100 का नोट है तो कोई 2000 का नोट देखने को मिलता है। इसी प्रकार से पहले भी जो सिक्के बने थे उनके जो मूल्य थे वो अलग अलग प्रकार के से थे। चलिए देखते हैं इसमें पुराने सिक्के, कुछ पुराने सिक्के थे जिनमें से तांबे के सिक्के थे, कुछ में चांदी के सिक्के थे, कुछ में सोना, तो कुछ सीसा, धातु इत्यादि से बने हुए थे, इन धातुओं के बने हुए थे। पुराने सिक्के जो देखने को मिलते हैं वो तांबे के बने थे, चांदी के बने थे और सोने के भी बने थे और ये शीशे के भी बने सिक्के थे। इन धातुओं से निर्मित ये सिक्के बनाए जाते थे। आगे देखते हैं प्राचीनतम सिक्कों का। देखिए प्राचीनतम जो सिक्के थे, ये जो प्राचीनतम सिक्के थे इनको आहत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता था। जो प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के भी कहा जाता था। अब देखते हैं इन सिक्कों में कुछ मार्क लगे होते थे, मार्क मतलब कुछ निशान चित्रित होते थे। देखते हैं इसमें इसे पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। इनमें कुछ चित्र, इन सिक्कों में ही कुछ चित्रकला, जैसे हमने बताया अभी चित्रकला, तो ये चित्र, इनमें कुछ चित्र ही इसमें चिन्हित थे। जैसे कि पेड़ का चित्र देखने को मिलता था, किसी में लक्ष्मी का चित्र देखने को मिलता था, किसी में मछली का चित्र था, तो किसी में सांड का चित्र था, तो किसी में हाथी का चित्र था, तो किसी में अर्धचंद्र अर्थात जो चंद्रमा है तो आधा चंद्रमा, इनका चित्र देखने को मिलता था। ये इनमें मतलब इन चित्रों से ही ये अंकित थे। आगे देखते हैं सातवाहनों ने। अब देखिए सातवाहन वंश के कुछ राजा लोग रहे, उन्होंने क्या किया? वाहनों ने शीशे के सिक्के चलवाए। कौन से सिक्के चलवाए? सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलवाए। हमेशा याद रखना कि शीशे के सिक्के किसने चलवाए? तो सातवाहन शासकों ने ही शीशे के सिक्के चलवाए थे सर्वप्रथम। गुप्त शासकों ने क्या किया? इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। अब आपसे प्रश्न किया जाए कि सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो सोने के सिक्के आप मतलब बताएंगे कि गुप्त शासकों ने चलाए थे। शीशे के सिक्के चलाए सातवाहन शासकों ने और सोने के सिक्के चलाए गुप्त वंश के शासकों ने। सर्वप्रथम सिक्कों पर अभिलेख जो लिखा जाता है, मतलब लेख लिखा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो था ये यवन शासकों को ही जाता है। जो सिक्कों में पहले लेख लिखा जाता था, बीच में जैसे कि लेख लिखा जाता था, सन लिखा जाता था, राजा का नाम लिखा जाता था, उसमें कुछ चित्र अंकित किए जाते थे। तो ये जो कला थी, ये चित्रकला थी, ये कहाँ से निर्मित हुई थी? तो सर्वप्रथम इन सिक्कों पर लेख लिखने की जो कला थी यवन शासकों की थी। और यवन पड़ता है आपका यूनान शासकों, यवन शासकों अर्थात यूनान शासकों ने। समुद्र की गुप्त के बारे में जानते होंगे। अपने भारत देश में जो राजा रहे एक समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो थे ये वीणा बजाते थे। समुद्रगुप्त जो थे वीणा बजाते थे, वीणा के बहुत ही अधिक प्रिय थे और इनको संगीत ये भी बहुत ज्यादा पसंद था। तो ये देखिए वीणा बजाते थे और संगीत कला का भी आनंद लेते थे, अर्थात संगीत के ये बहुत अधिक प्रेमी थे। आगे देखते हैं सिक्कों के अध्याय को। अब देखिए यहाँ पर आपके जो सिक्के थे, सिक्के अब सबके समाप्त होते हैं और जो ये सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, प्राचीन काल से वर्तमान तक के सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को ही न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। अब आपने देखा सिक्कों के बारे में संपूर्ण जानकारी कर ली। अब आइए चलते हैं मूर्तियों के बारे में देखते हैं, जो हमारे यहाँ की मूर्ति कला रही है, अर्थात मूर्तियां। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों, जो प्राचीन भारतीय इतिहास रहा है, इसमें मूर्तियों का निर्माण जो हुआ है वो कुषाण शासकों से ही प्रारंभ होता है। अब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि जो मूर्तियों का निर्माण किन शासकों से प्रारंभ हुआ, तो कुषाण शासकों से ही प्रारंभ होता है। अब ये कुषाण शासक जो थे, इन्होंने ही सोने के सिक्के चलवाए थे, ठीक है ना। और कुषाण शासक जो थे, ये आपके गुप्त शासकों के अंतर्गत आते हैं। देखिए कुषाण काल से ही आरंभ होता है मूर्तिकला का निर्माण। कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव देखने को मिलता है, वैदेशिक अर्थात विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है। अब मूर्तिकला बनाने की जो प्रसिद्धि या जो चित्रकारी थी, ये हमारे भारत देश में विदेशों से प्रचलित हुई थी। सर्वप्रथम विदेशों के कुछ चित्रकारी आए और इन राजाओं के दरबार में जो मूर्ति कला वगैरह है, उन मूर्तियों का निर्माण किया। इस प्रकार से देखने को मिलता है जो कुषाण कालीन जो मूर्तियों की जो कलाकृतियां थी, वो वैदेशिक अर्थात विदेशों की कलाकृतियां या प्रभाव देखने को मिलता है। जबकि मथुरा कला, हमारे भारत देश में कुछ मथुरा कला की जो मूर्तियां बनी हुई हैं, तो वो मथुरा कला की हैं। और ये मथुरा कला जो है हमारे देशिक अर्थात भारतीय चित्रकला, इसमें भारतीय चित्रकला का ही अर्थात स्वदेशी जो मथुरा कला है, इसमें स्वदेशी अर्थात हमारे भारत देश की ही चित्रकला इसमें चित्रित है। अब इसमें कुछ देख लेते हैं। कुछ मूर्तियां हैं जो जिनका नाम है बरहुत। बरहुत की जो मूर्तियां हैं देखने को मिलती हैं, वो भी आपकी इन्हीं कलाकृतियों में बोध गया में देखते हैं कि बोध गया में भगवान गौतम बुद्ध, और ये सारी चीजें आपको ज्यादातर आपको मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो चित्रकारी है, मूर्तिकला है, ये सब बौद्ध और जैन धर्म में ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो भरहुत, बोध गया, सांची, सांची आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। तथा अमरावती, अमरावती की मूर्तियां। अब अमरावती में कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं, वो मूर्तियों की चित्रकला भी मतलब ये बौद्धकालीन संस्कृति इसमें देखने को मिलती है। चलिए आइए देखते हैं। तो ये आप लोगों को आज का आज की क्लास कैसी लगी? हमारा जो टारगेट यूपी पीसीएस, यूपीएससी और आईएएस, नेट, जेआरएफ के लिए है, ये इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से हम क्लास बाय क्लास अगले वीडियो में बाकी की सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। और बहुत ही ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये सारे वीडियोस आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अभी तक आप ये सारे एग्जाम्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। पर हम यहाँ पर जो आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी और जो वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी है, पूरी डिटेल्स पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है यूपीपीसीएस और यूपीएससी, इसमें सारी डिटेल्स आपको पूरी फुल डिटेल्स हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।